नमस्कार दोस्तों। आज हम आरआरबी फार्मासिस्ट 2024 के थर्ड शिफ्ट के पेपर के नॉन फार्मा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम। मैंने इससे पहले एक और वीडियो बनाया जो कि सेकंड शिफ्ट के नॉन फार्मा क्वेश्चंस का था। उसमें आप लोगों ने बहुत बताया था कि मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज़ है, मैं फटाफट बता रहा हूँ और मैं क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा है कि मैं अभी सीख रहा हूँ ना धीरे धीरे कि कैसे वीडियोज़ बनाते हैं, कैसे अच्छे से बोलते हैं। तो हो सकता है आपको इन फ्यूचर और भी अच्छे से वीडियो बना के मैं आपको दूँ, ताकि आपके हेल्प को आपको सीखने को मिले, क्योंकि मैंने खुद ने तो ये कर दिया है, तो आपको भी करना है। तो अगर आपको अगर सिखाना है तो मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी लाऊंगा। इसमें अपन सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन तो है ही है, क्वेश्चन तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, पर क्वेश्चन को सही तरीके से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं आपको बताऊंगा। अब जैसा इसमें जनरल एबिलिटी क्वेश्चन है, तो ये इसको जनरल साइंस का क्वेश्चन भी मान सकते हैं, बट हो सकता है कि ये शायद उन्होंने गलती से इसमें लिख लिया ना। तो भी कोई बात नहीं। जैसा इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट्स ग्रोथ हार्मोन। आपने ग्रोथ हार्मोन कौन से ग्लैंड रिलीज करती है? इसमें देखो, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तब तो अपन पता लगा सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो रिलीज करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में दो होती है, एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट और एक होता है पोस्टीरियर पार्ट, है ना। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट है वो जीएस, एसीटीएच, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो वो भी ये रिलीज करता है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी ये रिलीज करता है। तो ये सारे एंटीरियर पिट्यूटरी का काम है। पोस्टीरियर का काम होता है एडीएच हो गया, उनका रिलीज करना होता है। अगर आपको नहीं आता तो भी अपन देख सकते हैं कि अपन को इन जनरल पता है कि टेस्टिस से तो ग्रोथ हार्मोन नहीं निकलता, उससे टेस्टोस्टेरोन निकलता है। ओवरिस से भी नहीं होता। थायराइड ग्लैंड से अपन थायराइड हार्मोन होता है, उसका रिलीज होता है। T3 और T4, है ना। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो उसका सही आंसर है। और ये एक तरह से जनरल साइंस का कह सकते हैं और अपने एचआईपी का पार्ट है और फार्माकोलॉजी का भी एक पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू। आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको मेन मेन चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या क्या पूछा है। जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको एक बात तो ये माइंड में क्लिक करनी है कि नॉट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है। दूसरा है कि कनेक्टिव टिश्यू रिगार्डिंग। कनेक्टिव टिश्यू वो होते हैं जो कि अपने शरीर में कनेक्शंस का काम करते हैं, जैसे कि ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, लिगामेंट जो है वो एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, टेंडन जो है वो एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये सारे कनेक्टिव टिश्यू है। तो इसमें पूछा है कि कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कौन नहीं, तो टेंडन जो है वो बोन मसल को बोन से कनेक्ट करता है, हाँ जी ये कनेक्टिव टिश्यू है। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन को, हाँ जी ये भी है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, मसल्स और स्किन के बीच में फाउंड होता है, हाँ जी ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। एक यही थर्ड ऑप्शन है जिसमें लिखा है कि फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड अबाउ द स्किन। स्किन के ऊपर जो है फैट को स्टोर किया जाता है एडिपोज टिश्यू। तो इससे पता लगा सकता है हाँ भाई ये करेक्ट नहीं है ना। क्योंकि फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो स्किन के अंदर होते हैं, ना कि ऊपर होता है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है वो जीके से रिलेटेड है ना, ठीक है। स्टैटिक जीके है उससे रिलेटेड। विच कमिटी रिकमेंडेशन हैव लॉन्ग बीन इन्फ्लुएंशियल इन डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया यूजिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर अप्रोच। अब अपने कभी जीके तो पढ़ी नहीं, फार्मा वाला है, ठीक है। तो अगर आप 30 में से ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन अगर छोड़ भी देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेझिझक छोड़ सकते हो। लेकिन आपको ये कंडीशन है, आपको 26 या 25 तो अटेंड करने ही है और वो भी सही तरीके से करने हैं, तब जाकर आपका एक अच्छा स्कोर आएगा। उसके लिए आप इन जीके को छोड़ सकते। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, अगर आप तुक्का मार सकते हैं तब तो मारो, और नहीं मार सकते तो उसको छोड़ दो, क्योंकि इसमें आप कोई तुक्का नहीं लगा सकते। अलग अलग कमेटीज का नाम जो आपने कभी नहीं सुने, तो इन ऐसे क्वेश्चन को अटेंड करने से अच्छा है कि उनको छोड़ दो, ताकि आपके माइनस मार्किंग नहीं हो। अब इसका तो आंसर जैसे तेंदुलकर कमेटी इन्होंने माना है, बट अपन को नहीं पता एक्चुअली। और ये ऐसा क्वेश्चन ये रिपीट वापस रिपीट कभी नहीं होगा लाइफ, किसी भी एग्जाम में रिपीट नहीं होगा। तो इसे आप छोड़ सकते हो, टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं। यहाँ पे पूछा है, व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, ये एक सीक्वेंस दिया होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट का इस सीरीज में। तो अगला क्या आएगा, अब जैसे अपन को पता है डब्ल्यू में से अपन घटा सकते हैं, बट अपन ने क्या कि ए बी सी डी ना ए से जेड तक याद कर रखी है ना, रट्टा मार मार के, ठीक है। तो अपन को ए से ज़्यादा जल्दी याद आता है। आप कोई बात नहीं, इस डायरेक्शन में शुरू करने की जगह इस डायरेक्शन से शुरू कर दो। तो अपन क्यू से शुरू करते हैं, तो एम, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ऐसे। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, क्यू है।
यू है। फिर यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वर्ड है एस है, फिर क्या है यू है, फिर अपने पास क्या है डब्ल्यू है। तो अपन को ये पता लग गया कि एक के बाद एक छोड़ के वर्ड आ रहा है। क्यू के बाद आर को छोड़ा फिर एस आ गया, एस के बाद टी को छोड़ के यू आ गया, यू को वी को छोड़ के डब्ल्यू आ गया। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसका जो अगला वर्ड जो होगा वो क्या होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा। क्योंकि डब्ल्यू में से एक माइनस किया, दो माइनस किया तो यू आया, यू में से दो माइनस किया तो एस आया, एस में से दो माइनस किया तो क्यू आया, क्यू में से दो माइनस करेंगे तो ओ आएगा। क्योंकि क्यू की जो नंबर होती है वो होती है 17, 17 माइनस अगर 2 करेंगे तो 15 नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या पहला वर्ड क्या आएगा, ओ। अब यहाँ पे आई लिखा हुआ है। ठीक है, ई के बाद ई, एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू एस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आई है, आई यहाँ पे आ गया। फिर क्या आया, एफ आया, एफ ये रहा। फिर सी आया, तो ए बी सी डी, एफ के बाद सी आया, फिर सी के बाद में आया जेड आया। ठीक है, ये जेड, क्योंकि अपन इसको पूरा दोनों डायरेक्शन से देखेंगे। ये आया, तो अगला वर्ड क्या होगा, जेड से दो हटा के तो यहाँ पे आ गया वाई, और यहाँ पे आ गया डब्ल्यू। तो इसमें से दो तीन माइनस करना है तो ये डब्ल्यू आएगा यहाँ पर। तो सेकंड वर्ड क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। फिर अपने पास है बी, बी यहाँ पे आता है, एक्स यहाँ पे आता है। ठीक है, तो बी में से कितना घटा है, एक दो तीन और चार माइनस करेंगे तो अपना आना चाहिए। तो जब डब्ल्यू में से चार माइनस करेंगे तो एक्स आएगा, एक्स में से वापस चार माइनस करेंगे तो टी आएगा, टी में से वापस चार माइनस करेंगे तो पी आएगा। ठीक है, पी में से वापस चार माइनस करो तो एक दो तीन, और इसके पहले क्या आता है, एल। तो ये आ गया चौथा वर्ड। तो अपने पास क्या आएगा, थर्ड वर्ड एल, और ये कहाँ लिखा, ओ। वैसे ये आपका पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसके ऑप्शंस देखे होंगे, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो फिर आप ऑप्शंस देखो कि एन वाई के, एन वी जे, एम यू एम और ओ डब्ल्यू एल, तो अपन को पहला वर्ड मिलते ही अपन इस पर टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मैंने ये सीक्वेंस बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन वाले क्वेश्चन में जहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन आए ना जिसमें ये सीक्वेंस दिया हुआ हो, तो या तो आप इस डायरेक्शन में एक दो तीन चार पाँच छः ऐसे जितने भी कहे वैसे लगा लो, या फिर इनको एक डायरेक्शंस में लिखो कि मैंने जो कल वो क्वेश्चन बताया जिसमें अपन बॉक्स के टाइप में लिखे थे अपन ने, उस डायरेक्शन में आप इन चीज़ों को अरेंज करो ताकि आपका जो क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स होगी वो इम्प्रूव होगी और आप कम टाइम में अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ईच ऑफ एल एम एन ओ डब्ल्यू एक्स एंड वाई, मतलब कितने हो गए, तीन और तीन छः और एक सात हो गए। हैज़ एन एग्जाम ऑन अ डिफरेंट डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे ऑफ द सेम वीक। अब इसमें आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज होगा और टाइम वेस्ट होगा आपका। तो पूरा क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, ऐसे क्वेश्चन में पहले आप फर्स्ट लाइन पढ़ लो और एक अंडरस्टैंडिंग बनाओ। इसमें कहा गया है कि सात मेंबर है, सात मेंबर का एग्जाम है अलग अलग दिन पे, और एक वीक स्टार्ट हो रहा है कब से, मंडे से। तो अगर वीक मंडे से स्टार्ट होकर संडे पे खत्म हो रहा है, ठीक है, तो कितने दिन हो गए, एक वीक में 60 डेज होते हैं। तो अपन सात बॉक्स बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः और एक, सात। ठीक है, अब इनको अरेंज करना है कि जरूरी नहीं कि किसी का एग्जाम पहले हो बाद में हो, अपन आगे की स्टेटमेंट पे ये पता लगाएंगे कि किसका एग्जाम पहले। इसने लिखा है ओनली वाई हैज़ एग्जाम बिफोर एक्स, एक्स से पहले, मतलब एक्स का अगर जब भी एग्जाम हो, अगर संडे को एक्स का एग्जाम होता तो एक्स से पहले छः जने आते हैं, पर यहाँ पे खाली एक ही बताया। तो मतलब अगर ये कह सकते हैं कि एक्स का एग्जाम है वो दूसरे दिन है, एक्स का एग्जाम जो है वो दूसरे दिन है, तो उससे पहले सिर्फ एक वाई ऐसा बंदा बचेगा जिसका एग्जाम है ना, क्योंकि मंडे से स्टार्ट हो रहा है, उसके ऊपर तो कुछ है नहीं। तो एक्स से पहले खाली वाई का एग्जाम है। ओनली थ्री पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एम एंड एक्स। अब एक्स यहाँ पे बैठ गया और इसके एम और एक्स के बीच में तीन जने हैं। ठीक है, मतलब एक्स के तीन छोड़ के फिर एम बैठेगा, एक्स के बाद तीन छोड़ो, एक दो तीन छोड़ के यहाँ पे आएगा एम अपना। ओनली थ्री पीपल हैव एग्जाम बिटवीन एल ओ, एल और ओ के बीच में सिर्फ तीन जने हैं, ये एल आ गया, एक दो और तीन के बीच में यहाँ पे ओ आ गया, या फिर एक केस कैसा हो सकता है, एक दो तीन और यहाँ पे आएगा एल। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एल बिठाऊँ तो भी एक दो तीन छोड़ के यहाँ ओ आ सकता है, यहाँ पर अगर एल बिठाओ तो मैं यहाँ पे ओ आ सकता है, तीन जने छोड़ के, है ना।
तो ये मतलब सीक्वेंस मैच हो रहा है कि इन दोनों में से एल और ओ आएगा। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। डब्ल्यू हैज एग्जाम ऑन सम डे बिफोर ओ, मतलब ओ से एक दिन पहले है, ओ से पहले है ना, ओ से पहले किसका एग्जाम है, डब्ल्यू का, और किसके बाद में है, ऑन सम डे आफ्टर है, एन के बाद है, डब्ल्यू, ये डब्ल्यू के रेफरेंस में बात हो रही है ना यहाँ पे, कि इसने कहा है कि डब्ल्यू का एग्जाम है वो ओ से पहले है और एन के बाद है, तो एन के बाद डब्ल्यू का एग्जाम है और ओ से पहले है, तो एन डब्ल्यू और ओ ऐसा आएगा। तो अगर यहाँ पे अगर ये वाला सिनेरियो देखें तो ओ से पहले अपन को दोनों को बिठाना है, तो पहले तो दोनों भरे हुए हैं, मतलब ये वाला सीन नहीं हो, ये वाला केस नहीं हो सकता। ओ कहाँ बैठेगा, ओ नीचे बैठेगा, इससे पहले डब्ल्यू आएगा, डब्ल्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे एल बैठ गया और यहाँ पे एन आया। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे मतलब ओ के पहले है ना डब्ल्यू, तो आपने यहाँ तो एम लिखा हुआ, तो यहाँ कैसे फिट हो रहा है। इन्होंने ऐसा लिखा है, ओनली थ्री, डब्ल्यू हैज एग्जाम ऑन सम डे, ऐसा नहीं पूछा है इमीडिएट डे। अगर यहाँ पे इमीडिएट डे आता, यहाँ क्या लिखा था, इमीडिएट डे, तो मतलब होता है उसके आजू बाजू का। अगर बिफोर इमीडिएट डे बोलते हैं तो इसके जस्ट पास वाला, और अगर आफ्टर इमीडिएट डे बोलते हैं तो ये वाला इस डायरेक्शन में, ठीक है। क्योंकि इमीडिएट का मतलब होता है एकदम बाजू वाला, है ना। और सम डे पूछा है, मतलब कि इससे पहले कोई भी दिन हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि यही वाला दिन हो, इससे पहले भी हो सकता है ऐसा। अब इन्होंने पूछा है कि हाउ मैनी पीपल हैव एग्जाम आफ्टर एल, एल के बाद में कितने लोगों का एग्जाम। अब एल अपना यहाँ बैठा है, उसके बाद कितने लोगों का एग्जाम है, एक दो तीन और चार जनों का, तो ये चार जनों का एग्जाम। ऐसे क्वेश्चन को एक साथ पढ़ने से अच्छा है कि आप एक एक लाइन पढ़ो और उनकी एक एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाते रहो, ताकि आपको ये समझ में एग्जाम सॉल्व करने में ये बहुत हेल्प करेगा इन चीज़ों को। और ये आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं तो आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, बट आपको खुद को भी ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आपको एक माइंड में पता रहे कि हाँ क्या आंसर है। आंसर आपको भले ही पता है, बट आंसर तक कैसे पहुंचना वो आपको आना चाहिए। और आपको अगर क्वेश्चन मतलब खुद को पढ़ना है तो एक बार आप उसको वीडियो को पॉज कर सकते हो, और पॉज करने के बाद आप खुद से क्वेश्चन पढ़ के एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो, नहीं हो तो फिर वापस वीडियो को स्टार्ट करके आप आगे वीडियो दें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जीके से है, विच रूलर इज एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फेमस अलाही दरवाजा, अलाही दरवाजा आर आल्सो कॉल्ड अलाही दरवाजा, ये किसने बनवाया था। अब इसने पूछा है कि मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। अलाही जो दरवाजा है, ठीक है, उसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगर आपको पता है तो भी ठीक है, वरना आपके नाम से इसमें पता लग जाएगा, अलाई, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये बनवाया था, इसलिए उनके नाम पे रखा था अलाई दरवाजा। तो ये वाले इजी जी के हैं, तो इजी जी के जो होगी उसको तो आपको अटेंड करना ही है। आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस खुल के रखना है, ताकि आप ये जो इजी क्वेश्चन हैं इनको आपको नहीं आ रहा तो भी आप इनको सॉल्व कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपने पास स्टेटमेंट रिगार्डिंग, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा एक या दोनों करेक्ट हो सकते हैं, कौन सा करेक्ट है आपको देखना है। अपन ने अ पीस ऑफ आयरन प्लेस्ड इन अ कॉपर सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इसके अंदर CO SO4 पड़ा है, कॉपर सल्फेट है ना, ग्रेजुअली डेवलप अ रेडिश लेयर। इसमें अपन ने कहा कि आयरन प्लेस किया, इस वाले सॉल्यूशन में अपन ने आयरन को प्लेस किया, तो इसके ऊपर क्या है कि आयरन का अगर रॉड भी रखेंगे तो इसके ऊपर एक रेडिश है ना लेयर जमने लगेगी। अब अपन को पता है कि जो Fe जो होता है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो अगर ये वाली जब रिएक्शन होगी Fe+CuSO4, तब ये क्या बनाएगी, Fe यहाँ पे आ जाएगा और Cu यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, तो FeSO4 बनाएगा और प्लस Cu, ये फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो FeSO4 का फॉर्मेशन होगा, तो इसलिए कह रहा है कि एक रेडिश लेयर बन जाएगी, ठीक है। ये मतलब ये अपना करेक्ट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड रिप्लेसेड इट इन द सॉल्यूशन। नहीं, ये जो ये लिखा हुआ है कि मोर रिएक्टिव है, ये चीज़ गलत है, क्योंकि कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है आयरन से।
तो इसके लिए अपना खाली स्टेटमेंट वन जो है वो ट्रू है, तो अब ऑप्शन पढ़ेंगे ओनली स्टेटमेंट ट्रू, नहीं ट्रू तो गलत है, तो ये अपना कट गया। बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, नहीं एक सही है एक गलत है। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, नहीं एक गलत है इसमें से, तो दोनों तो ट्रू हो ही नहीं सकते। ऑप्शन कौन सा है, ओनली स्टेटमेंट वन इज ट्रू, क्योंकि वन ही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब ये भी जीके से आया है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द इंटेंडेड टारगेट ऑफ द बॉम्ब थ्रोन एट कैरीज बाय खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चकी इन 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी ने बॉम्ब फेंका था, वो किसके लिए फेंका था, उसका टारगेट कौन था। अब अपन को नहीं पता क्योंकि अपन ने हिस्ट्री इतनी पढ़ी नहीं है, ठीक है। इसमें से नाम चारों ही ब्रिटिशर्स के हैं, तो आप तुक्का नहीं लगा सकते इसमें। तुक्का लगाओ तो हो सकता है आपका सही हो सकता है, पर आपकी प्रोबेबिलिटी जो तुक्का लगाने की है वो 1/4 है, चार में से एक ही सही हो सकता है ये। तो ऐसे फालतू रिस्क लेने से अच्छा है कि ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दो। तो मैंने पहले बोला था एक वो क्वेश्चन मैंने आपको छोड़ा था, एक ये छोड़ा, तो अपन ने अभी तक टोटल 2 क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंडर विच स्कीम विल द रजिस्टर्ड गिग वर्कर, जो वर्कर्स हैं उनको ई श्रम पोर्टल पे हेल्थ केयर बेनिफिट मिलेंगे 2025 में, ऐसी कौन सी स्कीम है, आपको नाम बताना है। अब आपको भले आपने स्कीम्स नहीं पढ़ी है, जीके नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं। यहाँ पे नाम क्या है, हेल्थ केयर। हेल्थ केयर मतलब कि जो अपना इलाज वगैरह के रिलेटेड। अब यहाँ पे आप नाम पढ़ो तो आपको पता लगेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास का मतलब क्या होता है, हाउस। तो ये किससे रिलेटेड है, आपके घर बना के देता है ना, इस आवास योजना में आपके जो कि बहुत गरीब होते हैं उनके लिए घर बनाए जाते हैं, तो ये भी ये गलत हो गया। अटल पेंशन योजना, यहाँ पे क्या नाम है इसका, पेंशन। तो इसमें पेंशन दी जाती है, जब 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं या फिर जो हैंडीकैप है उनको पेंशन दी जाती है। तो इसमें भी हेल्थ केयर तो नहीं मिल रहा पेंशन में। फोर्थ ऑप्शन जो है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान को मिल रहा है सम्मान। ठीक है, इसमें आपको ऐसा होता है कि सालाना आपको 6,000 रुपये मिलते हैं, है ना, क्योंकि अब मेरे आसपास तो मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे आसपास लोग हैं उनको ये मिलता है, जो किसान है उनको 6,000 रुपये साल के मिलते हैं, और वो कि हर 3 महीने में 2-2 हज़ार रुपये उनके, हर 4 महीने में 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में जमा होते हैं। तो ये किसके रिलेटेड है, ये किसान के, किसानों से रिलेटेड है। अब ये वाला जब थर्ड ऑप्शन पढ़ोगे उसमें आपको पता लग जाएगा कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आरोग्य का मतलब भी होता है हेल्थ। तो इस नाम से आप पता लगा सकते हैं, हाँ ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, रोहन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए। ए पॉइंट आपने रफ पेज पे ए पॉइंट बना लेना है। ए पॉइंट से किस डायरेक्शन में गया, ड्राइव्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये नॉर्थ हो गया, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। ईस्ट किस साइड है, राइट साइड, इस तरफ गया, कितने किलोमीटर, 4 किलोमीटर गया ये। देन टेक्स अ राइट टर्न, वो यहाँ से राइट टर्न लेता है, इसका राइट, इसका मुंह इस तरफ है तो इसका राइट किस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ। तो ये इस साइड गया, कितने कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया। फिर देन टर्न्स लेफ्ट एंड ड्राइव 6 किलोमीटर। इसने लेफ्ट लिया, यहाँ से ये वापस लेफ्ट लिया, इसका लेफ्ट किस साइड होगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में ये वापस कितने किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर गया, 6 किलोमीटर। ही देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, इसके लिए लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला। लेफ्ट लेके ये कितना किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर गया। ही टेक्स अ फाइनल राइट टर्न, अब इसके लिए राइट कौन सा हो गया, ये अपने मुंह की तरफ हो गया अपना राइट, इनका राइट, ये इस तरफ राइट हो गया। और कितने किलोमीटर गया, 3 किलोमीटर। और कौन सा पॉइंट पे जाके खड़ा हो गया, पी पॉइंट पे। तो ए और पी ये पॉइंट हो गए। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा मेन, हाउ फार शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। ऑल टर्न्स आर 90 डिग्री टर्न्स ओनली अनलेस स्पेसिफाइड। अब हमने जो राइट वगैरह लेते हैं ये सारे 90 डिग्री, इसलिए आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे राइट डिग्री, राइट 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है, ठीक है। इसने पूछा हाउ फार। अब हाउ फार पे तो ये हो सकता था कि 4, 3, 6, 3 इन सबको आप जोड़ो, ठीक है। बट इसने एक पॉइंट और लिखा गया, यहाँ पे लिखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ तक कि ए पॉइंट की और पी पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी, इन दोनों के बीच की डायरेक्ट केवल लेंथ। अब ये वाली लेंथ कौन सी होगी, तो इतना पार्ट तो कवर किया, 4 किलोमीटर। फिर ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कितना है, इसके बराबर, 6 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि इसको अपन ऐड नहीं करेंगे। तो ये आ गया 6 किलोमीटर। फिर ये वाला पोर्शन जो है वो है 3 किलोमीटर का।
तो इन सबको ऐड करने पे क्या आएगा, 4 + 6 + 3, 4 × 6 = 10, 3 = 13 किलोमीटर। ठीक है, तो 13 किलोमीटर, तो 13 किलोमीटर इन दोनों क्वेश्चन में, तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। ठीक है, बच्चे कौन से, ये दोनों। अब इसने पूछा कि हाउ फार एंड टुवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। इसने ये नहीं पूछा कि ए से पी तक गया, इसने पूछा कि पी से वापस ए तक जाने में किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो अगर ये अपनी ईस्ट डायरेक्शन है, तो अगर वापस अपन को पी से ए पे जाना होगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। ईस्ट के अपोजिट कौन सा होता है, वेस्ट होता है। तो ऑप्शन क्या होगा, 13 किलोमीटर वेस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच की फीचर ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हेल्प एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एन एटम। कौन से थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल जो है वो उसने एक्सप्लेन किया था कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसमें मतलब उसका जो नेट जो चार्ज होता है वो होता है जीरो, वो न्यूट्रल होता है ना, उस पर कोई चार्जेस प्रेजेंट नहीं होते। तो ये कौन से बताया था कि कौन सा की फीचर था जो उसने एक्सप्लेन किया था। अब अपन को थॉमसन एटॉमिक मॉडल से प्लम पुडिंग मॉडल याद आ जाएगा होगा, पर अगर नहीं आ रहा तो भी अपन क्यों ऑप्शंस पढ़ेंगे तो उसमें अपन को एक हिंट मिल जाता है। अ न्यूक्लियस कंटेंट बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रल न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो अगर ये अगर देखेंगे तो अपन को पता है कि नहीं है, तब तो अपन को ये होना चाहिए कि ये पॉजिटिव है। तो ये अपन को तो न्यूट्रल की बात करनी है ना, जबकि इसका नेट क्या हो रहा है, नेट तो पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। द पॉजिटिव चार्ज वॉज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर। सेंटर में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन तो होता है, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है कि एटॉम की न्यूट्रलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ये जिस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया उस कॉन्टेक्स्ट का ये नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। इसने पूछा द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, कि जो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक एटम है जिसके न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन है, तो उसके इर्द गिर्द जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 7 ही होंगे। ये चीज़ें, न्यूट्रॉन ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ये दोनों बराबर होते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि +7 और जो इलेक्ट्रॉन जो माइनस नेगेटिव चार्ज होता है -7, इसमें इसको कैंसिल आउट करते हैं, नेट जीरो बनाते हैं, जिसका मतलब होता है न्यूट्रल चार्ज, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये चीज़ें, ये की फीचर है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन करते हैं और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ पे जो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया वो पूछा गया इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है इसकी न्यूट्रल एबिलिटी, कि उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है एक तरीके से। उसको मतलब कौन सी चीज़ जो है वो उसको एक्सप्लेन करती है। तो द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये मैथ्स का क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, तो अपन अपन को याद है अपन ने कल पढ़ा था बोर्ड मास। बोर्ड मास याद है, तो सबसे पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 8 में डिवाइड नहीं हो रहा तो अपन ने ऐसा कैसा लिख लिया। 24 और 25 भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो रहे तो अपन ने ऐसे कैसे लिख लिया। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अगर नीचे कुछ नहीं तो अपन 1 मानेंगे, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 5 में एक बार जाता है, एक बार डिवाइड होगा, तो 1 × 9 कितना हो गया, 9। माइनस का माइनस, एक का भाग 5 में 5 बार जाता है, तो 5 × 4 करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 4 = 20। ये आ गया 20। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे अपन तो क्या आएगा, 5 8 × 24 = 25, प्लस 9 में से 20 गए तो कितना है, -11/5। अब इसको अगर काट सकते हैं अपन तो 8 को 24 से काटेंगे तो कितने 3 बार जाएगा, 8 × 24। 5 का 25 में कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा डिवाइड, तो क्या आएगा, 3/5। और इसको प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, कल मैंने बताया था 11/5। नीचे 5 5 है तो एलसीएम अगर 5 ही रखेंगे, 5 का 5 में एक बार जाएगा तो 1 × 3 3। 5 का वापस 5 में एक बार डिवाइड जाएगा तो कितना आएगा, एक। एक को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का 11। 3 में 11 गया तो कितना बचा, -8/5। आंसर क्या है, 2/3 नहीं, 1/4 नहीं, 6/7 नहीं, ये रहा आंसर अपना।
है ना जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। What, why is a coordinated effort from all the levels of government essential for sustainable development? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मतलब होता है कि आप डेवलपमेंट करो पर इतना ज़्यादा भी मत करो कि आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचे ही ना, ठीक है। तो उनको आने वाली जनरेशन के लिए कुछ चीज़ें बचाने के लिए अपन सस्टेनेबली चीज़ों का यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि सारा आज जो पेट्रोल वगैरह अपन जो यूज़ कर रहे हैं वो सारा आज के आज ही यूज़ करेंगे, अपन थोड़ा बहुत बचाएंगे ताकि अपनी फ्यूचर जनरेशन है उनको भी पेट्रोल उनके हाथ आए, वरना उनके हिस्से तो कुछ आएगा ही नहीं, सारा फ्यूल अपन ही खर्च कर लेंगे। तो इसमें पता है कि क्यों क्यों जरूरी है, क्यों पूछा है। अब आप जब आंसर पढ़ोगे तो आपको एक हिंट मिलेगा कि ऑप्शन क्या कहना चाह रहे हैं। अब जैसे इट एंश्योर्स दैट ओनली इकोनॉमी इशूज आर एड्रेस, कि हम खाली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए कर रहे हैं ताकि अपने को इकोनॉमी को फायदा हो, नहीं। हम इसलिए नहीं कर रहे कि इकोनॉमी, क्योंकि ये अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आने वाले दूसरों के बारे में सोचें। एक तरीके वो एक तरीके से सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी कि आप दूसरों के बारे में सोचो, आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो। तो यहाँ पे तो इकोनॉमिक के बारे में डिस्कस किया गया, तो ये नहीं है। इट अलाउज फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का प्राइवेटाइजेशन करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नहीं। अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया तो जो नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, उनको उनकी खपत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि लोग अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए उनको जल्दी ख़त्म कर लेंगे। तो ये भी एक कोई एफर्ट नहीं है, मतलब अच्छा एफर्ट नहीं है, है ना। फिर ऑप्शन आता है इट डिलेज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। इससे जो है मतलब ये जो मतलब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट लगाने से क्या होगा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट पे, कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से उल्टा काम फास्ट होता है, पर यहाँ पे तो डिले एक है, तो मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। इट हेल्प्स इंटीग्रेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं पर उसके साथ में आपकी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए विद एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, कि एनवायरमेंट भी सस्टेनेबल रहे, एनवायरमेंट भी बचे। तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा है, थर्ड, की इट हेल्प्स इंटीग्रेट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। इसलिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है कि आप सिर्फ एक बंदा अच्छा काम नहीं कर रहा, सब मिलके अच्छा काम कर रहे हैं। ओके, लेट्स लुक एट नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता है, एटम का सेंटर में होता है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। इसने कहा है कि न्यूक्लियस कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं। आपने अगर सेल पढ़ा होगा तो ये सेल होता है, ये इसके अंदर का न्यूक्लियस होता है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म भरा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ प्रेजेंट होता है, यहाँ प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ना कि न्यूक्लियस में। द न्यूक्लियस कंटेन क्लोरोप्लास्ट, नहीं। क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। तो ये भी गलत है। न्यूक्लियस हैज ए सिंगल लेयर कवरिंग, और यहाँ पे क्या, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज पोर। अब यहाँ पे पूछा गया, करेक्ट पूछा है। अपन को पता है कि अपने शरीर में जितनी मेम्ब्रेन्स है वो बाई लिपिड लेयर की बनी होती है। कौन सी होती है, बाई लिपिड की, बाई फॉस्फोलिपिड की बनी होती है ना। बाई फॉस्फोलिपिड का मतलब होता है कि दो फॉस्फोलिपिड जो चेन्स हैं उनसे मिलके बनी होती है एक पूरी मेम्ब्रेन, ठीक है। ये होती है मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी ऐसी होती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी ऐसी ही होती है ना। अब यहाँ पे पूछा कि न्यूक्लियस हैज ए सिंगल लेयर कवरिंग, नहीं। सिंगल लेयर कवरिंग नहीं होती, ये डबल लेयर होती है ना। बाई लेयर, बाई का मतलब भी डबल होता है, बाई यानी कि टू, तो टू लेयर होती है। ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज पोर, हाँ होते हैं। उसमें कुछ एक पोर होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस को भी कुछ प्रोटीन वगैरह चाहिए होता है, वहां से जो डीएनए वगैरह जो न्यूक्लियस से बन के निकलता है वो यहीं से होकर बाहर निकलता है इन पोर्स के थ्रू। तो ऑप्शन क्या है अपना सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the increased credit limit under the modified interest subvention scheme for किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको अपन केसीसी बोलते हैं, एज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025। अगर आप रूरल से बिलोंग करते हो और आप खुद किसान हो या फिर किसान के आसपास रहते हो तो आपको पता होगा कि किसानों को एक स्कीम प्रोवाइड होती है जिसका नाम बोलते हैं किस केसीसी, जिसके अंदर लोन मिलता है, एक तरीके से उनको क्रेडिट लिमिट मिलती है। लोन नहीं कह सकते, उनको क्रेडिट लिमिट मिलती है। जैसे अपन क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं ना, ये इनका किसानों का क्रेडिट कार्ड है ना, जिसका आपको लिमिट दी जाएगी। पहले लिमिट आई गेस 2 लाख थी, फिर इसको बढ़ाकर अब जो नया जो 2025 में जब यूनियन बजट आया उसमें इन्होंने घोषणा करी कि हम 5 लाख करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक चीज कि अगर इसको आप अटेंड करो तो ठीक है, नहीं करो तो छोड़ दो। पहले मैंने 2 क्वेश्चन छुड़वाए थे, ये एक तीसरा क्वेश्चन है, तो अपन ने अभी तक 3 क्वेश्चन छोड़े है ना। इसका मैं आपको जस्टिफिकेशन बाद में दूंगा लास्ट में। ये मैथ से क्वेश्चन है। अ मैन रिसीव्स 8680 पर मंथ एज ए सैलरी।
ही सेव 65%। अब यहाँ परसेंट में बात हुई तो अपन परसेंट पे जाएंगे, इसको अपन ने 100% माना, तो 100% में से अगर उसने 65% उसने सेव किया, 65 सेव किया, माइनस करते हैं ना इसका, 100% माइनस 65%, तो कितना बचा? 35%। तो 35% उसका क्या होगा? एक्सपेंस होगा, कि उसने 35% सैलरी खर्च करी और 65% उसने बचाया। हिज एक्सपेंडिचर पर मंथ कितना होगा? 35% हो गया। 35/100, परसेंट का मतलब होता है 100। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर लो, इस मेन से, 8680, जीरो से जीरो कैंसिल। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5, ये गया 2 बार तो 4 3 4, 5 से गया 7 बार गया, 7 7 28, 2, 7 3 21, 21 और 2 23, 23 का 3, ऊपर 2, 7 7 28, 28 और 2 30। आंसर क्या आ गया? 38। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं तो आप बेइज्जती कैसे करो ना, 21 2 23, और 1 7 7 28, 28 और 2 30, ऐसे ही। कोई बात नहीं, आपको अगर मुंह पे याद नहीं है, आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। बट अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे क्वेश्चन रफ सेट में कर लो, आप ज़्यादा सोचो मत कि यार पहले पहले आपने माइंड में ट्राई करने की कोशिश करी, फिर जब वहाँ पे नहीं होता पे आपने पेन पे पेपर लेके फिर आपने पेन से सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो उससे आपका डबल टाइम वेस्ट होता है। और एग्जाम में ये गलती कभी मत करना। एग्जाम में आपको प्रिसीजन चाहिए होता है, करेक्ट चाहिए होता है, इसलिए आपको ध्यान से पेपर पर लिख लिख के एक एक चीज़ आप सॉल्व कर लो। भले एक मैथमेटिक गुणा भाग भी करना है तो भी आप पेपर पर लिख के कर लो, बाकी आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए बस। और क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे इसने यहाँ पे पूछा था कि इसने सेविंग बताइए, 65% सेविंग। आप पैसा सेव कैसे करते हो? आपके पास अगर 100 रुपये है, आपके पास 60 रुपये बचे, तो उसका मतलब क्या है कि आपने 40 रुपये खर्च कर दिए, ये मतलब होता है सीधा सीधा मतलब। तो यहाँ पे इसने बोला कि 65 रुपीज़ आपके पास अगर सेव हुए तो आपने खर्च कितने करें? 35। तो 35% को उससे मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता लग जाएगा आपने महीने में कितने रुपए खर्च किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डिस्क्राइब्स द इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन इंडिया। इसको पॉलिटी, मैंने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, तो उसमें ऐसा बोला डीएस डीपीएस भी बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी इन इंडिया। तो ऑप्शन इसको बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है। उस ऑप्शन पढ़ेंगे, दे आर नॉन जस्टिसेबल गाइडलाइन एंड कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय कोर्ट। They are binding on the legislature and the executive with penalties for non-compliance. They are enforceable only by the Supreme Court when fundamental rights are violated. They are enforceable like fundamental rights and can be direct challenged in the court. नहीं, इतना आपको नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, इस वाले क्वेश्चन को भी आप छोड़ सकते हो क्योंकि मैंने पहले 3 छुड़वाए थे, एक और इसको ऐड कर दो, टोटल आपने अभी तक 4 क्वेश्चन छोड़े हैं, ठीक है जीके के। और डीपीएस पे जो है वो नॉन जस्टिसेबल गाइडलाइन है, और उसको कोर्ट एनफोर्स नहीं करवा सकते, ठीक है, ऐसी चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू द हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑफ सोप मॉलिक्यूल स्टे इनसाइड द मिजल्स? अब इसने क्या हाइड्रोफोबिक टेल बोला है। एक सोप का मॉलिक्यूल जो होता है ना, मिजल्स, मिजल्स में क्या होता है, एक तो होता है हेड होता है, एक टेल होती है, ठीक है। टेल जो होती है वो लिपोफिलिक होती है, और ये जो होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है। जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। लिपोफिलिक का मतलब, दूसरा मतलब होता है हाइड्रोफोबिक, है ना। इसने बोला कि वाई डू द हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ सोप मॉलिक्यूल स्टे इनसाइड द मिजल्स। मिजल्स के अंदर क्यों रहती है, अंदर की तरफ क्यों रहती है, और बाहर जो होता है वो मॉलिक्यूल होता है, सही। क्योंकि देखो, आप सोप को कहाँ डालोगे? पानी में घुलाओगे, तो ये रहा आपका पानी ना, ये रहा आपका पानी पूरा। अब यहाँ पे अगर एक कोई मॉलिक्यूल पड़ा है ना, जिसकी ये टेल है, अब ये बताओ आसपास पानी है, तो पानी से कौन रिएक्ट करेगा? जो हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, क्योंकि वही होगा ना, हाइड्रोफिलिक है वो अट्रैक्ट करेगा पानी को, तो पानी जो आसपास पानी पड़ा तो पानी से कनेक्ट कौन होगा? ये हो। तो एक मिजल जो है
ये पूरा ऐसा गोल चक्कर बनता है ना मिडल से। तो अगर आसपास अगर पानी पड़ेगा तो हेड वाला पार्ट बाहर रहेगा, और इन अंदर वाला इनसाइड में कौन सा रहेगा, टेल वाला पार्ट, जो कि हाइड्रोफोबिक है, यानी कि लिपोफिलिक है। तो दे आर रिपेल्ड बाय वाटर, हाँ जी, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, इस वजह से ये रिपेल करके अंदर की तरफ जाता है। डिजोल्व कम्प्लीटली इन वाटर, नहीं ये हाइड्रोफिलिक नहीं है, तेल जो है वो हाइड्रोफिलिक नहीं है, अगर हाइड्रोफिलिक होती तो होती कम्प्लीटली डिजोल्व। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू वाटर, नहीं, ये तो ओपोज करते हैं ना, अट्रैक्ट थोड़ा ना, रिपेल करते हैं। दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद वाटर, नहीं बॉन्ड फॉर्मेशन होता ही नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन हेड का होता है, क्योंकि हेड अपना हाइड्रोफिलिक होता है, मतलब वाटर लविंग बोलते हैं, फिलिक का मतलब होता है लविंग, और हाइड्रो मतलब वाटर। तो दे आर रिपेल्ड बाई वाटर, ठीक है। 20वां क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग बिटवीन अ हिमालयन डिवीजन एंड अ नोटेबल जोग्राफिकल फीचर एसोसिएटेड विद इट। इसने बताया कि हिमालय के डिवीजन है और उसका एक नोटेबल जोग्राफिकल फीचर है, कि क्या उसमें क्या पाया जाता है। ऑप्शन पढ़ेंगे, वैलीज लोकेटेड बिटवीन द ग्रेटर हिमालयस एंड द लेसर हिमालय। तो ये हिमालय जो ग्रेटर हो गया, ये लेसर हिमालय हो गया, शिवालिक्स हो गया, ठीक है। तो दून जो होते हैं वो यहाँ प्रेजेंट होता है, नहीं, दून से यहाँ प्रेजेंट नहीं होते। लेसर हिमालय बारह लाचाला, इसको बोलते हैं, नहीं, बारह लाचाला पर आपको अपने साथ नाम सुना, लद्दाख वगैरह के बारे में सुना, तो वहाँ हायर हिमालय बोलते हैं, उसमें आता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। लेसर हिमालय माउंट एवरेस्ट, नहीं, माउंट एवरेस्ट तो सबसे बड़ी पीक है, हिमालय की सबसे बड़ी पीक है, तो वो तो हाईएस्ट पॉइंट होगी ना, हाईएस्ट जो हायर जो हिमालय होगा उसमें प्रेजेंट होगी। तो ये भी गलत है ऑप्शन। बचा कौन सा, वैलीज लोकेटेड बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द आउटर हिमालय, जिसको शिवालिक बोलते हैं, आउटर हिमालय, ये लेसर हिमालय हो गया अपना, और ये हो गया अपना आउटर हिमालय, इनके बीच में डून्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। इसको भी आप छोड़ सकते हो, मैंने पहले 4 छुड़वाए थे और ये की 5वां, ठीक है। टोटल अपने 5 अभी तक क्वेश्चन छोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। If the literal surface area of a cylinder is 336.4 centimeter square and its height is 23 centimeter, then find its volume। अपन को वॉल्यूम फाइंड करना है, जबकि अपन को रेडियस नहीं दी हुई है, लेकिन अपन को सर्फ लेटरल सरफेस एरिया जरूर दिया हुआ है। आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। अपन को पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, आर अपने पास दिया हुआ नहीं, एच अपने पास दिया हुआ 23 सेंटीमीटर, तो अपन क्या लिख सकते हैं, ए अपने पास क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, 2 × 3.14 इंटू आर इंटू एच कितना 23 इक्वल्स टू हो गया अपना 336.4। इसको अगर अपन सही से लिखे तो कितना हो गया, 336.4 अपॉन 2 × 3.14 इंटू 2 3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 336.4 ऊपर लिख लिया, 2 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 3 + 6, 2 × 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो कितना आएगा अपने पास, अपॉन करके ऊपर 100 लिख लो, इसको हटा कर नीचे 10 कर दो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए अपनी। अपने पास ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने पे 0 से 0 काट दिया अपन ने, पीछे का बचा ये वाला ऑप्शन बचा। अब इसका अगर डिवाइड करेंगे अपन तो डिवाइड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक तरीके से ना, बट स्टिल करना पड़ेगा अपन। और अपन डेसिमल में ना, 2 वैल्यू तक अपन को लेनी है ना डेसिमल में, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 144 की 3 आएगा, मतलब है ना, एक टेक्निक अगर देखा जाए तो। इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन तो अपनी जो रेडियस आई वो आई है इतनी। अब अपने पास क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम अपन को फाइंड आउट करना है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है अपना फॉर्मूला। देख लेंगे, 3.14 लिख लिया इंटू आर, आर कितना है अपने पास 2.33, इसका होल स्क्वायर इंटू एच, एच अपने पास 23। इसको कुछ सॉल्व करेंगे अपन तो कितना क्या आएगा, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा अपने पास 5.42 इंटू 3.14, ये अपने पास आया। इसको 0.4 के बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस 17.01 बचा, इसको 0.2 ले सकते हैं। इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 17.02 इंटू 2 3, 3 × 2 = 6, 0 7 3 = 21, 2 और 3 और 2 5 इंटू 2 × 4, 0 7 2 14, 14 और 1 2 और 3,
उसके बाद 2 के बाद पॉइंट लगाना है, तो कितना आया? 391.46 आया। अब यहाँ पे सबसे नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा है? ये। अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो यही आएगा, बट अगर आप इन हैंड सॉल्व करते हैं, जैसे अपन यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ऊपर नीचे ले लिया, जैसे इसको मैंने पॉइंट अगर 1 लेता हूँ तो ऑप्शन थोड़ा सा अलग आएगा। अगर मैं आपको पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ तो राउंड ऑफ करने में आंसर अलग आएगा, बट आपको सबसे नियरेस्ट ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथ है, इसके लिए आपको अपनी टाइमिंग भी सुधारनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आने से, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया फटाफट 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 मल्टीप्लाई करना, और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको टाइम लगे। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एग्जाम के लास्ट में करें, जब आपका सारा पूरा सेक्शन हो जाए ना, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन को जब मार्क रिव्यू करके आप छोड़ दें, और बाद में इसको लास्ट में रखें। अगर आपके पास टाइम बचा है तो इनको अटेंड करें, वरना इस पर अपना टाइम वेस्ट करने के चक्कर में आप बचे हुए क्वेश्चन आप छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज। कैसे बनेगी कॉन्वेक्स मिरर? आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ये ऐसा होता है, ठीक है। अगर अपन रे डायग्राम्स का ड्रॉ करें, यहाँ पर अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इसकी इंसिडेंट रे क्या होगी? यहाँ पे टच होकर वापस इधर रिफ्लेक्ट होगी, इधर, ठीक है। एक जो लाइट होगी वो होगी आपकी यहाँ सेंटर पे जाके वापस नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। और ये आपका कर्वेचर हो गया, मान लो ये हो गया एफ हो गया। तो आपकी जो इमेज जो बनेगी ना, वो क्या बनेगी? वो हमेशा अपराइट बनती है ना, ऊपर ही बनेगी। बट जैसे इस वाले जो रेज है, इसका अगर डायरेक्शन देखें तो यहाँ पे आता है, इस वाले डायरेक्शन का यहाँ पे आता है। तो आपकी जो इमेज जो बनेगी ना, वो बनेगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत छोटी बनेगी एक तरीके से, क्योंकि एक मिरर है और ये कॉन्वेक्स है जो कि बाहर की तरफ फेंकता है, मतलब जो रिफ्लेक्शन होगा वो बाहर की तरफ फेंकेगा। तो इसकी वजह से जो आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी? अपराइट बनेगी, ठीक, मतलब कैसे बनेगी? इरेक्ट बनेगी और वर्चुअल होगी, ठीक है, क्योंकि वो मिरर के अंदर बन रही है, मतलब वर्चुअली बन रही है। और इसके साथ में कैसे बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी, मतलब जितना आपके ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उससे छोटी बनेगी। इरेक्ट एंड सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, नहीं सेम साइज नहीं, छोटी बनेगी। इन्वर्टेड नहीं, इन्वर्टेड नहीं तो इरेक्ट ही होती है। इन्वर्टेड एंड नहीं, इन्वर्टेड नहीं तो इरेक्ट होती है। इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, हाँ जी। इरेक्ट होकर मतलब सीधी होगी बट छोटी होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वर्क वाला क्वेश्चन है ना। 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ piece ऑफ वर्क इन 8 days, while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 16 women complete it? 16 women कब तक कंप्लीट करेगी? अब अपन इसको मैन को अपन एम मानते हैं, वुमेन को डब्ल्यू मानते हैं। तो 4m + 6 वुमेन कितने दिन में काम किया? टोटल वर्क इन्होंने 8 दिन में किया। तो एक दिन का काम कितना हुआ? 1/8, 1 यूनिट, है ना। वही अगर सेकंड इक्वेशन बनाए, इसको अपन नाम देते हैं इक्वेशन 1। सेकंड इक्वेशन अगर बनाए, 3 men + 7 वुमेन इक्वल्स टू कितना हो गया? 10 दिन में काम किया, तो 1/10, ठीक है। ये होगी इक्वेशन सेकंड। इन दोनों को अपन को इक्वल करना, तभी तो अपन इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं? इनके फ्रंट को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लो, है ना। यहाँ पे 3 है तो इस पूरी इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ इस वाली इक्वेशन को इस 4 से मल्टीप्लाई कर लो। तो आपके पास क्या आएगा? इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 12m + 3 6 18 w इक्वल्स टू 3/8। ये आया इक्वेशन 1 अपने पास। इक्वेशन 2 में अपने पास क्या आया? 4×3 = 12, 12m + 7×4 = 28, 28w इक्वल्स टू 4/10, ये आया। अब अपन क्या करेंगे? इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, है ना। तो माइनस करने पे क्या आएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे, 12m + 28w। इस तरफ ये है तो इसको माइनस करना है, माइनस, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं एक बार ताकि आपको और ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। +18w इक्वल्स टू 4/10 -3/8। इसको कोई सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 12m + 28w प्लस माइनस माइनस 12m प्लस माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई किया तो माइनस आएगा 18w।
इक्वल्स टू 4/10 माइनस 3/8। 12m से 12m कैंसिल, 28 में से 18 गए तो कितने बचे, 10W। इनका एलसीएम लेके क्या आएगा, 40 आएगा, 4 बार गया, 10 का 4 बार गया, 416, 16 माइनस 8 पंजे 40 है ना, 8 × 40, 5 बार गया, 5 × 3 15। तो ये अपने पास क्या आया, 10W = 1/40। इसको अगर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे, अपने पास क्या आएगा, 1/400। अब यहाँ पे अपने को पूछा है कि 16 वुमेन इसको उस काम को कितने टाइम में करेंगे, तो अपने पास एक यूनिट कितने आ गई, डब्ल्यू आ गई। तो अपन लिख सकते हैं 16W को कैसे लिख सकते हैं अपन, 16 × 1/400, ये अपन लिख सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करेंगे अपन 16/1400 तो कितना, 4 बार गया, यह है 4, यह 100। फिर 4 को इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 1/25 आएगा, 1/25। ठीक है, तो ये आपका जो काम आया ना, ये आया पर डे यूनिट आई है ना। अब उनको टोटल डेज निकालने, टोटल डेज जो नीचे वाली होती है रेसिप्रोकल, वही टोटल डेज होती है, टोटल डेज। यहाँ पे अपने देखो टोटल डेज 8 दिन थे तो अपन ने 1/8 लिखा, एक दिन का। यहाँ पे 10 दिन था तो अपन ने 1/10 लिखा है ना, 1 यूनिट के लिए। तो टोटल कितना है अपने पास, 25 दिन। तो ये जो काम जो कंप्लीट करेंगे वो कितने दिन में करेंगे, 25 दिन। In the following number pair, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the pair in which the numbers are related in the same way as they are the number of the following pair। कि वो सेम लॉजिक लगा हुआ है उसमें। Operation should be performed on the whole number without breaking down the number into its constituents digits. Example 13 operation on 13 such as adding, subtracting, multiplying, etc. 13 can be performed breaking down to 13 into 1 and 3 and then perform mathematical operation। हाँ, not बिल्कुल ये बोला है कि आपको अगर कोई वर्ड 13 लिखा है तो उसको 13 ही मानना है, उसको ऐसा नहीं कि 1 और 3 मान लो अलग अलग, नहीं, उसको 13 ही मानना है, एक साथ मान। यहाँ पे 9 लिखा है, यहाँ पे 71.6 लिखा है। 59 और 71 के बीच में फ़र्क कितना है, 59 के बाद में आता है 60 के बाद 11.6 और 12.6 है ना, इतना गैप है, और 71.6 आ गया। यहाँ पे 86 और उसके बीच में कितना गैप है, 86 में अगर 12.6 जोड़ेंगे, ऐड करेंगे अपन है ना, तो कितना आएगा, 12.6 ऐड करेंगे तो 0.6 आ गया, 6 2 8 और एक 9 बराबर 98.6 आ रहा है 12.6 ऐड करने पर। अब देखो इसमें से कौन सा सही देखना आपने को, 7 में अगर अपन 2 ऐड करेंगे तो 9 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे नहीं है, तो ये तो गलत हो गया पहले से। 5 में 2 ऐड करने पर, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट वाली ऐसा होता है कि 65 है तो 0.0 लिखा जाता है अगर कुछ नहीं लिखा है तो। इसमें अगर 12.6 ऐड करेंगे तो 6 आएगा, 5 to 7 आएगा, 7 आएगा। बट आपको कुछ जल्दी देखना हो, फटाफट डिसाइड करना, तो ये पॉइंट की जस्ट पहले वाली संख्या देख लो, 2। 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए, जबकि यहाँ पे 106 है, तो ये भी गलत। 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 और 4 = 5 होता है, जबकि यहाँ पे 6 लिखा होता है, ये भी गलत। ऑप्शन कौन सा है, सही आंसर है सेकेंड वाला। विच इंडियन फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड 2025। ये भी अपन ने कुछ पढ़ा नहीं, द वाइट टाइगर, डिसिप्लिन, गली बॉय, ऑल वी इमेजिन इज लाइट। अभी अपन ने ये नहीं पढ़ा है, इसको भी छोड़ दो। पहले मैंने आपसे 5 क्वेश्चन छुड़वाए थे, उसमें से ये एक और जीके का क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब टोटल अपने पास 6 क्वेश्चन अब तक आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोकस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर लाइज 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। यह मिरर, मिरर के पोल से 18 सेंटीमीटर दूर पड़ी है। What is the position of the center of curvature in centimeter from the pole of the mirror। अब ये जो है ना 18 सेंटीमीटर पर फोकस है ना, तो आपको पता होगा एफ इक्वल्स टू होता है 2, सॉरी सी इक्वल्स टू होता है 2F, ठीक है।
या फिर ये मान सकते हैं कि फोकल लेंथ जो होती है वो c/2 होती है। तो अपन को ये दिया हुआ है, f दिया हुआ है, f कितना है अपने पास, फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर फोकस। तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर तो कितना आएगा, 36 सेंटीमीटर, जो आपके आगे कर्वे सेंटर ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरुण एंड वरुण मूव टुवर्ड्स टाउन बी फ्रॉम टाउन ए से बी तक जाते हैं। स्पीड क्या होती है, 57 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। तो तरुण की होगी 57 किलोमीटर पर आवर, वरुण की होगी अपनी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। इफ वरुण रीचेस टाउन बी 33 मिनट्स अर्लियर देन तरुण, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ये मैंने कल भी क्वेश्चन करवाया था जो कि सेकंड शिफ्ट में आया था, और सेम लॉजिक से थर्ड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन आया है। आपको पता है कि अगर तरुण की अगर देखा जाए, तरुण की बात करें, अपन को पहले तो ये देखना है कि फॉर्मूला क्या है। स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, पता नहीं है बट कांस्टेंट, तो अपन उसको एक्स से डी कुछ भी मान सकते हैं। पर स्पीड अपने को क्या दी, जैसे तरुण की अगर बात करें, तरुण की स्पीड है 57 इक्वल्स टू डी अपॉन टाइम। टाइम दिया हुआ नहीं है, अपन को यहाँ टाइम के रेफरेंस से बात करनी है, इसलिए टाइम इक्वल टू अपन लगाएंगे टाइम इक्वल टू डी अपॉन 57। ये किस केस में हो गया, तरुण के लिए, तरुण का टाइम। और अगर वरुण का टाइम अगर बात करें तो वरुण के टाइम के लिए क्या होगा, इस फॉर्मूला को यही टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस अपनी डी है, स्पीड इसकी कितनी है 60 किलोमीटर है वरुण की, डी अपॉन 60। अब देखो जल्दी कौन पहुंचा है, वरुण जल्दी पहुंचा है, तो वरुण में 33 मिनट्स ऐड करना। इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि तरुण की होगी डी अपॉन 57 इक्वल्स टू वरुण की, वरुण की होगी डी अपॉन 60। अब जो जल्दी जो पहुंचा है उसमें ये 33 मिनट्स ऐड करो, और 33 मिनट्स मिनट में ऐड नहीं करना है, उसको आवर्स में कन्वर्ट करना। 33/60 करेंगे तो क्या आएगा, 11/20 प्लस 11/20। ठीक है। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो इसको डी को उस तरफ भेज लूँ, तो ऑप्शन डी अपॉन 57 माइनस डी अपॉन 60 इक्वल्स टू 11/20। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 57 और 60 को, तो 6 7 जा 42, 4 6 5 13 तक 34 2, ये आ गया अपना एलसीएम 3420। और बचा कैसा 60D - 57D इक्वल्स टू 11/20। इसको वो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3D/3420 इक्वल्स टू 11/20। इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 टाइम 1 4 0। मैं यहाँ से ही हटा रहा हूँ थोड़ा बहुत ताकि मेरे को स्पेस मिल सके। टाइम दूसरी लेते हैं, डी अपॉन 1140 इक्वल्स टू 11/20। इसको सॉल्व करेंगे तो डी इक्वल्स टू क्या आ गया, 11/20। ये डिवाइड में था, इस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 1140, 2 से 2 कैंसिल। इसको अगर इससे काटेंगे तो क्या आएगा, 5 बार गया पीछे बचा 1, 14 7 बार कटेगा। 57 × 11 करें, 11 7 77, ऊपर 7, 11 5 55, 55 और 7 62, 627 किलोमीटर। ये आपका आंसर है, आंसर। इस सेम क्वेश्चन जो अपन ने कल किया था, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको सॉल्व करने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैव ओरिजिनल jurisdiction to adjudicate disputes between the government of India and one of the more state or between different state। जब लड़ाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच की हो तो बीच में आता है सुप्रीम कोर्ट, है ना। और सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल से ये पावर लेता है, वो लेता है आर्टिकल 131। ये भी जीके से क्वेश्चन है, अगर आप इसको छोड़ दे तो भी कोई बात तो नहीं है, वैसे ठीक है आप छोड़ सकते हो, अगर आपको जीके नहीं आए तो कोई बात नहीं। अपन ने पहले ये वाला जब क्वेश्चन छोड़ा था
तब टोटल 6 क्वेश्चन छोड़े थे, यहाँ पे अपन ने 7वां क्वेश्चन ये और छोड़ दिया है ना। टोटल अपने अब तक 7 क्वेश्चन छोड़े हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। एस्ट्रोलॉजिकल साइन साइन ऐसा होता है कि वो आपको जन्म से मिलता है, बट वो उसका कोई सर्वाइवल के लिए आपका कोई रोल नहीं है। अब कुंडली बली अपनी चेक करवा सकते हो, बट राशि से आपका घर थोड़ा ना चलता है। ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आपकी स्पीसीज का सर्वाइवल के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो एस्ट्रोलॉजिकल साइन। इसमें चलिए क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या है, ठीक है। ए के बाद क्या है, मैंने आपको ये याद कराया था। ई जो टी, जो कि 5 पे आता है, 5 10 15 20 और 25 ना। ए बी सी के बाद टी 1 2 3 ऐसा आया है ना, यहाँ पे 1 1 1 है। ये कोड वर्ड है, 9 7 लिखा, यहाँ पे 8 4 ही आया। मेक इट लॉजिकल कंप्लीट, इस लॉजिक को कंप्लीट करना। ए के बाद क्या आया, कितने कितने बाद आया। ये आता है अपना 1 पे। आई कितने पे आता है, एच आई 9 पे आता है, ठीक है, आई 9 पे आता है। फिर क्यू कितने पे आता है, क्यू अपना आता है तो इनके बीच का गैप कितना हो गया, इसमें 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो ये आएगा, 8 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। 17 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा, जो कि वाई है। वाई में 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 26 और 7। जी, जी आपका है ना, जो कि आएगा, ठीक है। यहाँ पे जी आने से जी के ऑप्शन कौन से हैं, 1 2 3, ये तो ऑप्शन कट गया अपना। सेकंड वर्ड तो हम पे अपन। सी के बाद में क्या है, सी जो है वो कितने पे आता है, 3 पे आता है। जो बीच से 3 पे आता है। के कितने पे आता है, के 11 पे आता है। तो कितना गैप होगा 3 के बीच में, 3 में कितना जोड़ेंगे तो 8, 11 आएगा। 11 में 8 जोड़ेंगे तो 19 आना चाहिए। 19 पे कौन सा आता है, एस। एस आ रहा है। एस में अगर वापस 8 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 19 के बाद में एक, 27, मतलब कि एक ए एक को, हाँ ए आ रहा है यहाँ पे भी, ठीक है। और ए के बाद में अगर वापस 8 जोड़ेंगे तो 9 पे जो भी आया, 9 पे क्या आता है, आई के बाद आता है जी, आई। आई आता है 9 पे, मतलब आई यहाँ पे आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर इसका टी का देखते हैं। टी जो है उसमें क्या है, टी में भी सेम यही लॉजिक लगाना है कि टी जो आता है वो कितने पे आता है, 18 पे आता है, ठीक है। ये सॉरी 20 पे आता है। 20 में 8 जोड़ेंगे तो 28 आना चाहिए। 28 मतलब कि +2। 2 पे कौन सा आता है, बी आता है ना, 2। तो यहाँ पे आ रहा है बी, आ रहा है। फिर उसमें वापस से जोड़ा जी, अपन को ये लॉजिक पता लगेगा, +8 जोड़ना है ना, तो एक एक करने से अच्छा अपन डायरेक्ट इसी पे जंप मारते हैं। आर, आर कितने पे आता है, आ रहा था अपना 18 पे। 18 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 26। 26 मतलब जेड। जेड कहाँ लिखा हुआ, एक ही ऑप्शन में। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप बताया है ना, बट आप डायरेक्ट जंप करते हो, आपको दो का मैच हो गया ना, मतलब आपको कंफर्म हो जाना कि हाँ भाई 8 ही है। फिर आपने सेकंड वाले वर्ड का भी एक बार कंफर्मेशन के लिए ले लिया कि भाई यही है ना, +8 ही है ना, तो आपको यहाँ पे पता लग गया। तो सीधे थर्ड वर्ड पे आके आपको एक दो करने के बाद से लास्ट पे चले जाना और वहां से आंसर निकाल लेना। आपको इतना इतना लेंदी वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज तक कितने क्वेश्चन थे अपने, आज टोटल कितने अटेंड करे हैं, 30। उसमें से सॉरी अटेंड कितने करे हैं, अपन ने 7 क्वेश्चन छोड़े हैं, मतलब कि 23 अटेंड करे हैं, ठीक है। और अगर 23 अटेंड करें उनमें से एक या दो गलत, एक गलत सोचना मान लो ना, क्योंकि अगर आप ढंग से लॉजिकली आप, जैसे एक एक वो जो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन था वो बहुत लेंदी था, है ना, जिसमें अपन को वॉल्यूम निकालना था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अगर अपन 23 भी करते हैं, है ना, तो अपना कितना, मतलब 7 अपन अटेंड नहीं करें तो अपन जो मेन जो मार्क्स आएंगे वो कितना आएगा, 30 - 7 कर दो तो 23 अपना आएगा। 23 में से एक आपका गलत हो सकता है, तो आपका जो बनेगा वो ऑलमोस्ट 22.67 बनेगा। इसमें अगर आप 50 ऐड भी करते हो, ठीक है,
आपके जो फार्मा पोर्शन है, जो कि आउट ऑफ 70 अगर आप 50 भी ले आते हो तो भी आपका स्कोर आता है 72.67 के आसपास, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सेफ स्कोर है। आप अनरिजर्व कैटेगरी को भी क्रॉस कर सकते हैं। तो कभी भी आपकी किस्मत अच्छी हो तो आपको जीके जो है वो बहुत इजी पूछ सकते हैं ना। तो इजी जीके केस में ये आपका मार्क्स बढ़ के आपका 25+ भी हो सकता है। बाकी आपको ये तरह है कि जीके आपके हाथ में नहीं है, आप जितना उसमें टाइम वेस्ट करोगे उतने में अगर आप फार्मा पोर्शन अपना कंप्लीट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इंस्टेड ऑफ की टाइम वेस्ट करना करंट अफेयर्स वगैरह पे, आप फार्मा पे टेक्निकल पोर्शन है उस पर फोकस करो, मेजरली कोलोजी और साथ में स्यूटिक्स। और उसके साथ में जो ये नॉन फार्मा पोर्शन है, ये यहाँ से आप क्वेश्चन अटेंड करते रहो ताकि आपका ऑलमोस्ट 23 to 25 के आसपास आपका स्कोर बने। मतलब 20+ तो लाना ही है कैसे भी करके। अगर 20+ आपका नहीं है स्कोर तो आपका नॉन फार्मा बहुत खराब है, आपकी रैंक बहुत गिर सकती है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो मुझे आप बता सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कुछ इंप्रूवमेंट लाना तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की, जिससे मैं और ज़्यादा अच्छा कर सकूँ और आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।